हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में। सुजलोन एनर्जी का शेयर एक टाइम पे 400 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और अभी इसका शेयर प्राइस 25 है और एक टाइम पे ये 1.75 तक नीचे चला गया था। तो यहाँ पे 1.75 से जब 25 तक जाता है तो यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न इसने दे दिया है। तो अभी भी लोगों को इसमें पोटेंशियल नजर आ रहा है और काफी सारे रिटेल पब्लिक इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक डिटेल में एनालिसिस करके आपको समझाया जाए कि क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना वर्थ है या फिर क्या इसकी वैल्यूएशन है। तो सुजलोन एनर्जी का हम पूरा वैल्यूएशन समझेंगे और ऊपर तक कितना जा सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले तुम देख लेते कि कंपनी का जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का है। कंपनी का हाल का स्टॉक पी 116 है जो कि महंगा लग रहा है और बुक वैल्यू भी 0.88 है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू 28 टाइम है। तो यहाँ पे इस हिसाब से भी ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लेकिन जब भी कोई कंपनी टर्न अराउंड होती है तो ये सारे पैरामीटर को हमें अलग तरीके से देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि जो पी है वो टेम्पररी हमें ज्यादा दिखाए, वो बाद में थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाए, और जो पीबी है उसमें भी जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कम दिखा रहा है, जो बाद में ठीक भी हो सकता है। तो ये चीज का हम एनालिसिस करके पता लगाएंगे कि क्या ये सही में वर्दी कंपनी है अभी इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर इसका शेयर प्राइस कहां तक जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 2012 में कंपनी का प्रॉफिट -500 था, उसके बाद से कंटिन्यूसली लॉस में चल रही है और यहाँ पे अचानक से मार्च 2023 मतलब ईयरली प्रॉफिट जो है 2887 करोड़ का निकल के आया। लेकिन यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे 2700 करोड़ का तो यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है, मतलब कि वन टाइम गेन है। तो यहाँ पे जो 2800 का गेन है उतना गेन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे जो क्वार्टरली 100 करोड़ का गेन आए तो उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 400 करोड़ के आसपास नेक्स्ट ईयर रह सकता है। वो डिपेंड करता है कितने ऑर्डर है और किस तरह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो एक्सेप्शनल आइटम है वो एक्चुअल में क्या है। तो यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे पता लगता है कि जून 2022 में यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम आया था 2469 करोड़ का। तो यहाँ पे आप डिटेल रिपोर्ट ओपन करेंगे जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे रिजल्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे 2469 का आपको एक्सेप्शनल आइटम दिख रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक्सपेंस वाले कॉलम में लिया है। तो यहाँ पे एक्सपेंस जब माइनस करते हैं तो एक्चुअली ये पॉजिटिव फिगर है। तो इसमें हम डिटेल में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको नोट्स में मिल जाएगा एक्सेप्शनल आइटम इंक्लूड जो गेन ऑन डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओसीडी सीसी। अब यहाँ पे आप नोट 2 में जाके देखेंगे तो यहाँ पे डिटेल में आपको पूरा पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरा स्टडी करेंगे तो पता लगेगा कि कंपनी को जिसने लोन दिया था उन्हीं लोगों ने उसकी इक्विटी अभी परचेस कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जिन्होंने लोन दिया था उसको लग रहा था कि इस कंपनी को अगर हमने सपोर्ट नहीं किया तो हमारा जो लोन का पैसा है वो चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने इक्विटी परचेस कर ली। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि बाई चांस ये टर्न अराउंड स्टोरी हो जाती है तो उसके पैसे यहाँ पे रिकवर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो बैलेंस शीट में आप देखिए, तो एक बार हम बैलेंस शीट में जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो बोरोइंग था वो 14,000 करोड़ तक चला गया था, उसके बाद कंटिन्यूसली सेम लेवल पे था और हाल में ही कंपनी का जो बोरोइंग है अचानक से 4,000 से डिक्रीज होकर 2,000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो यहाँ पे ये जो बोरोइंग कम हुआ वो पैसे कहाँ से आए, तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब कि जो शेयर होल्डर ने पैसे इन्वेस्ट किए उसके हिसाब से जो शेयर कैपिटल है वो 1800 करोड़ का था। और यहाँ पे कुछ प्रेफरेंशियल शेयर थे उसको कन्वर्ट किए गए नॉन प्रेफरेंशियल मतलब के नॉर्मल शेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इक्विटी है वो डाइल्यूट हो गया, जो भी डेट था उसको कम कर दिया गया लेकिन सामने इक्विटी डाइल्यूट हो गई। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपकी पार्टनरशिप यहाँ पे 50% थी और सामने कंपनी ने सेम अमाउंट के शेयर अगर किसी को दे दिए तो आपकी जो टोटल हिस्सेदारी है वो 25% हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरह से कुछ हुआ है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन हुआ है। तो जो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे 355 था वो डाइल्यूट होकर अभी 2450 हो गया, मतलब कि लगभग 8 गुना के आसपास यहाँ पे इक्विटी डाइल्यूट हो गया। अगर आपके पास 8 शेयर होते तो अभी आप इसका गिन सकते कि आपके पास अभी 1 शेयर ही रह गया है। तो यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन हमें समझने से पहले एक चीज समझना पड़ेगा कि कंपनी की हालत कब से खराब होना चालू हुआ, ताकि हमें ये भी पता लगे कि किस तरह की कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और अभी कंपनी किस तरह से टर्न अराउंड हो रही है और क्या वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे 2012 में देखिए कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा था। तो यहाँ पे पास्ट डेटा मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं एक दूसरी वेबसाइट पे चले जाता हूँ, उसका नाम है मार्केट स्मिथ। उसमें मैं सुजलोन टाइप करके इसके भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ। अभी यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनर में हमें ये सारे नंबर पढ़ने थोड़े से आसान
आसान है, लेकिन मार्केट स्मिथ में इतने सारे नंबर दिखेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कितना है, मतलब सेल्स कितना है, एंड नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, एंड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है वही हमें देखना है। तो यहाँ पे कब से कंपनी की हालत खराब होना चालू हुआ वो देख लेंगे, और अभी कंपनी की सिचुएशन क्या है वो हम एनालिसिस कर लेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर है थोड़े उल्टे दिए, यहाँ पे पहले 2023 दिया है एंड यहाँ पे डिक्रीजिंग ईयर दिए। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चले जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से जनरेट हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रेवेन्यू देखते हैं। तो आप देखिए 2008 में कंपनी लगभग 7000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, और आज की डेट में इसका जो रेवेन्यू है लगभग आधा रह गया है, 35,000 करोड़। और उसके सामने अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी देखें, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, तो यहाँ पे 2008 में 1200 करोड़ का प्रॉफिट था, और अभी हम देखें तो 2100 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन ये जो 2100 करोड़ का प्रॉफिट है उसके अंदर एक्सेप्शनल आइटम है। यहाँ पे आप देखिए एक्सेप्शनल आइटम है 2542 करोड़। तो यहाँ पे जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबिलिटी है वो माइनस में, -300 करोड़ का प्रॉफिट है, और 2008 में ये जो प्रॉफिट था वो 1500 करोड़ का था। तो अगर हम 2008 की कंपैरिजन करें तो हाल में भी कंपनी का कंडीशन अभी इतना अच्छा नहीं है कि यहाँ पे अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी ला सके। और यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिख रहा हो ओनली एंड ओनली एक्सेप्शनल आइटम की वजह से दिख रहा है। अभी माना कि यहाँ पे कंपनी के पास बहुत ही बड़े ऑर्डर पड़े हैं, अगर हम मान लेते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो 2008 में थी उस हिसाब से भी हो जाती है, तो अभी कंपनी का वैल्यूएशन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 33,000 करोड़ का है। अगर हम मार्केट स्मिथ में जाके बैलेंस शीट में देखते हैं तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखिए 2008 में ओनली 150 करोड़ शेयर ही थे, लेकिन हाल में इसके शेयर जो है 1200 करोड़ शेयर है। तो यहाँ पे 2008 में अगर हम मान लेते हैं कि 150 करोड़ शेयर थे और उसका शेयर प्राइस 400 चल रहा था, तो उस हिसाब से इसका जो मार्केट कैप है वो 60,000 करोड़ का बनता था। लेकिन उसके सामने इसकी जो कंडीशन थी वो काफी अच्छी थी, वहां पे थोड़ा सा बोरोइंग ज्यादा था, लेकिन फिर भी इसका जो वैल्यूएशन है वो 60,000 करोड़ निकल के आता था। अगर हल्की हम कंडीशन देखें तो यहाँ पे टोटल 1227 करोड़ टोटल शेयर है, और शेयर प्राइस चल रहा है 25। अगर हम इसका कैलकुलेशन लगाएंगे तो 33,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप निकल के आता है। तो अगर हम 2008 की कंपैरिजन में अभी का देखें तो यहाँ पे शेयर प्राइस ओनली एंड ओनली 50 जाता है, तो भी ये 66,000 करोड़ का यहाँ पे वैल्यूएशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल है 2008 के लेवल तक जाने का वो ओनली एंड ओनली 50 रुपीज तक जा सकता है। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि यहाँ पे 2018 में ऐसी क्या कंडीशन हुई जिसकी वजह से कंपनी की हालत खराब हो गई। तो यहाँ पे इस कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लोन। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तो अभी हाल का बोरोइंग अगर हम देखें तो 2000 करोड़ का लोन है, और 2008 में भी 2000 करोड़ का ही लोन था। उसके बाद कंपनी ने बहुत ही एग्रेसिवली लोन बढ़ाया 3000 करोड़ 5000 करोड़। तो ये सारी लॉन्ग टर्म लोन है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग ओनली 300 करोड़ है, लेकिन 2008 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग 1000 करोड़ थी, जो कि चेंज होके 4000 करोड़ हो गई। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी के पास जो भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कन्वर्ट होने लगी। तो यहाँ पे आप देखिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम होगी लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग चेंज होगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया था तो यहाँ पे सुजलोन कंपनी उसको पे बैक नहीं कर पाई और वो लोन कन्वर्ट हो गई लॉन्ग टर्म लोन में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लोन का बर्डन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और आप देखिए 2009 में कंपनी के ऊपर टोटल 3400 प्लस 3900, तो इस तरह से टोटल लगभग 7500 करोड़ का लोन था। और उसके सामने अगर हम इक्विटी देखते हैं तो 300 करोड़ शेयर कैपिटल है और 6000 करोड़ इसका रिजर्व एंड सरप्लस है। तो दोनों का हम समेशन भी कर लेते हैं तो भी यहाँ पे 7000 करोड़ के सामने 7000 करोड़ का कंपनी के ऊपर लोन था। और उस टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट था वो लगभग 11-12% के आसपास चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो लोन है वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई, और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फिर एक्सपेंस ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और कंपनी यहाँ पे लॉस में चली गई। तो इसीलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि किसी भी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से ऊपर है तो वहां पे हमें डिटेल में स्टडी करना चाहिए। और ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है एप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो वहां पे ऑब्वियसली डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा ही होगा। तो अगर हम इस हिसाब से भी देखें कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, तो यहाँ पे कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे 2450 करोड़ का शेयर कैपिटल है एंड -1000 करोड़ का रिजर्व है। तो अगर हम ये दोनों का समेशन कर लेते हो तो लगभग 1400 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के पास एसेट या फिर बुक वैल्यू है, खुद का पैसा है। और उसके सामने अगर हम लोन देखें तो 2000 करोड़ ये है प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 300 करोड़, तो यहाँ पे 2300 करोड़ का बोरोइंग है। तो अगर हम 2008 की कंपेरिजन करें तो यहाँ पे अभी भी डेट टू इक्विटी रेशियो जो है 2 है और यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे अभी भी कंपनी डबल बर्डन में है। तो ये तो बात होगी वैल्यूएशन की, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि कंपनी की
की प्राइस कहाँ तक जा सकती। अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, लेकिन उस टाइम पे कंपनी की हालत खराब थी और बहुत ही ज्यादा लोन था और नेगेटिव प्रॉफिट भी दिखा रही थी। तो यहाँ पे एंट्री लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि कंपनी की हालत खराब थी, भले ही वहां पे पैटर्न बन रही हो, लेकिन फिर भी वो पैटर्न फेल होने के चांसेस है और यहाँ पे टारगेट अचीव ना भी हो, तो इसीलिए यहाँ पे एंट्री लेने का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं था। लेकिन आप देखिए कि ये जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उस हिसाब से कंपनी का प्राइस मूव हुआ और यहाँ पे जो रिसेंट हाई था वहां तक कंपनी का शेयर प्राइस चला भी गया है। अगर हम एफआईडीआई की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए कि एफआईडीआई का शेयर होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा है और सामने जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 64% पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब बहुत ही ज्यादा शेयर होल्डिंग है। और यहाँ पे एफआईडीआई का जो शेयर होल्डिंग बढ़ा है उसके पीछे रीजन यही है कि जो भी डेट था उसको रिस्ट्रक्चर करके उसको इक्विटी दे दी गई, तो इसीलिए यहाँ पे इन लोगों का शेयर होल्डिंग बढ़ गया है। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर इन हुए उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पंपिंग हो और शेयर प्राइस ऊपर भी जाए, लेकिन यहाँ से बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कितनी शेयर प्राइस पे इन लोगों को शेयर मिले, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे आप डिटेलिंग में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 18 रुपीज की प्राइस पे इन लोगों को शेयर्स मिले हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैक्सिमम डबल या फिर ट्रिपल हो, तो भी यहाँ से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मैक्सिमम 50 रुपीज तक जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ से अगर हम पोटेंशियल गेन कैलकुलेट करने लगे तो लगभग डबल का पोटेंशियल गेन है, लेकिन वहां तक जाने में एक बहुत ही लंबी जर्नी इसको काटनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है 28 का और ऑलरेडी ये 25 रुपीज पे चल रहा है। तो यहाँ पे ये 25 रुपीज पे अगर कैलकुलेट करते हैं तो ओनली 10% का गेन है, लेकिन यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है और हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट आए उसमें अगर हमें थोड़ी विजिबिलिटी आती है तो यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो नियर टर्म टारगेट है वो अप टू 50 होना चाहिए, 50 से ऊपर का टारगेट हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, क्योंकि 50 के ऊपर का टारगेट का मतलब है कि कंपनी की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई और 2008 से भी बहुत ज्यादा अच्छा करने लगी और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। तो वो डिपेंड करता है कि अगर 1-2 साल निकलते हैं और उसमें कंपनी की अगर कंडीशन अच्छी होती है तो उस टाइम पे हम डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसका जो टारगेट है वो हम 50 रुपीज तक ही रखेंगे। और यहाँ पे अभी एंट्री किसी भी हिसाब से नहीं बनती, जब भी ये नीचे आएगा और हमें 19 रुपीज या फिर 20 रुपीज के आसपास मिलेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सुजलोन में वैल्यूएशन भी हमने काउंट कर लिया, प्राइस कहाँ तक जा सकता है वो भी देख लिया, और कंपनी के पास बहुत ही ज्यादा ऑर्डर पेंडिंग है, अगर उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2008 वाली प्रॉफिटेबिलिटी को बीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो टारगेट की बात की उस तरह के टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली इन्वेस्ट ना करें, सबसे पहले उसके फाइनेंशियल या फिर बिजनेस में क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है, कितना शेयर प्राइस जा सकता है, वो पूरा चीज समझ लीजिए, उसके बाद ही सोच समझ कर इन्वेस्ट करें ताकि आप अपना कैपिटल सेव कर सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।